लो मैं हाजिर हूँ पर अगेन लेट, पर वादा तो निभाया। हेलो दोस्तों, मैं सारिका और रील रिकॉर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने फिल्म को फिर से रिकाउंट करती हूँ। आज का मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा क्यों ना रिकॉर्डिंग बाहर आके की जाए। फिल्म फेयर अवार्ड सीरीज़ चल रहा है और हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन फिल्मों को अवार्ड से नवाजा गया। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है रील रिकॉर्ड नाम से ही, आप उसे भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आप फिल्म रिव्यू के अलावा और क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद करेंगे। आपका कमेंट, आपके मैसेज, आपकी अप्रिसिएशन, एवरीथिंग इज़ काउंट फॉर मी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज बात करने वाली हूँ 1960 की फिल्म, पर उससे पहले बता दूँ कि 1958 में ये फिल्म मधुमती फिल्म को मिला था। पर चूँकि मैं उस फिल्म का रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप जाएं, देखें और उसे अपना प्यार एक बार फिर से दें। आज बात करूँगी 1960 की फिल्म जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया था। बिमल रॉय की फिल्म है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिमल रॉय हमेशा अपनी फिल्म में समाज के प्रति एक मैसेज जरूर दिया करते थे। उनकी फिल्म की बात करना ही अपने आप में बड़ी बात है। तो बात करूंगी फिल्म सुजाता की। बंगाली राइटर सुबोध घोष की लिखी शॉर्ट स्टोरी पर यह फिल्म बनी थी। बिमल रॉय ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। उस फिल्म को भी सुबोध घोष ने ही लिखा था, जो उस समय की बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक थी, जाति प्रथा, जिससे समाज बुरी तरह से जूझ रहा था। ऐसे में इस टॉपिक को लेकर फिल्म बनाना ही बड़ी बात थी, पर बिमल रॉय ने इस टॉपिक को चुना। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक साइड से। वहाँ का मैनेजर उपेन है। मजदूर उनसे कहते हैं कि गांव में हैजा फैल गया है तो लोग काम पर नहीं आ रहे हैं। अब उपेन की पत्नी चारू अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। तभी उनका मजदूर एक बच्ची को लेकर आता है। कहता है इसके माँ बाप हैजे से मर गए। इस बच्ची को गीत खाने के ताक में था, अब आप ही इसका सहारा है। उपेन कहता है ये तो नीच जाति की है, इसे मैं कैसे रख सकता हूँ। पर मजबूरी में वो 1-2 दिन रखने को तैयार हो जाता है, ये कहकर कि घर की नौकरानी के पास बच्ची रहेगी। चूँकि बच्ची का कोई नाम नहीं तो उपेन उसे सुजाता कहकर पुकारता है। उपेन की बुआ अपनी नाती के साथ उपेन की बेटी रमा को देखने आती है और गलती से सुजाता को गोद ले लेती है। ये जानकर कि वो अछूत है, नीच जाति की है, उपेन पर चिल्लाती है। कहती है इसे जल्द घर से निकाल, नहीं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगले दिन मजदूर एक शराबी को लेकर आता है। उपेन उस शराबी को बच्ची देने को तैयार नहीं होता और इस तरह बच्ची उनके पास ही पलने लगती है। अब 4 साल बीत गए। दोनों रमा और सुजाता साथ साथ पलती है। जहाँ रमा उपेन को पिता और चारू को माँ कहती है, वहीं सुजाता अम्मी और बापू कहकर पुकारती है। यूं तो ये बात सुजाता को अच्छी नहीं लगती, पर इस अंतर को वो समझ सके इतनी समझदार भी वो नहीं। यूं तो चारू और उपेन दोनों इमोशनली बच्चे से अटैच होने लगते हैं, पर चारू बार बार कहती है कि वो उस बच्ची का कोई और इंतज़ाम कर दे। उपेन एक अनाथ आश्रम में बात करता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ उस बच्ची को छोड़ाए, क्योंकि कहीं न कहीं वो बच्ची को प्यार करने लगा है। घर पर जो मास्टर पढ़ाने आते हैं, उपेन उनसे कहता है कि वो बच्ची को वहाँ छोड़ आए। सुजाता जाने को तैयार हो जाती है, पर कहती है कि अम्मी के बिना नहीं जाएगी। ये कहकर वो अम्मी को लिपट कर रोने लगती है, जहाँ चारू भी टूट जाती है और वो उसे अनाथ आश्रम नहीं भेजती। अब 14 साल गुजर गए। रमा और सुजाता दोनों अब बड़ी हो गई हैं। यूं तो रमा सुजाता को अपनी बड़ी बहन ही मानती है, पर जहाँ रमा कॉलेज में पढ़ती हैं वही सुजाता घर का काम काज करती है, सबका ख्याल रखती है। चारू से मिलने उसके मामा जी आते हैं, जिन्होंने कभी भी रमा को नहीं देखा है और सुजाता को देखकर कहते हैं तेरी बेटी तो बहुत सुंदर है। इस पर चारू कहती है नहीं, कि मेरी बेटी नहीं, बेटी जैसी है। ये बात सुजाता को बहुत तकलीफ देती है। उसे बचपन का वो किस्सा याद आता है जब वो जिद किया करती थी, हर बात पर रमा की बराबरी किया करती थी। एक रोज़ वो इस जिद पर अड़ जाती है कि रमा ही माँ के पास क्यों सोए, वो भी सोएगी। घर की नौकरानी कहती है नहीं, तुम यहाँ नहीं सो सकती। इस पर वो कहती है मैं भी तो अम्मी की बेटी हूँ। वो चारू से पूछती है क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं? चारू कहती है ना, तुम मेरी बेटी जैसी हो। बचपन की वो बात आज भी सुजाता के दिल में घाव की तरह है। वो नहीं जानती कि वो बेटी जैसी क्यों है, पर इस जख्म में जल गया उसका वो जिद, उसका वो बचपन खो गया। न जाने कहाँ खो गई वो नन्ही चंचल जिद्दी सुजाता। आज सुजाता इतनी शांत क्यों हो?
फिल्म में ये बात ऑडियंस को यहाँ समझ आने लगती है। वो इस घर की सदस्य तो है, पर एक खालीपन उसके इर्द गिर्द है। सुजाता जानती है कि वो बेटी जैसी है, पर वो बेटी जैसी क्यों है, इस सवाल का जवाब वो बचपन से आज तक ढूंढती आई है। अब उपेन का तबादला बुआ की ही गांव में हो गया है। बुआ चाहती है कि उसकी नाती अधीर की शादी रमा से हो जाए। यूँ तो अधीर शादी नहीं करना चाहता, पर जब वो पहली बार सुजाता को देखता है तो उसका सांवला रंग उसकी चमचमाती बोलती आंखों में कहीं खो जाता है। पहली बार पहली ही नज़रों में वो सुजाता को दिल दे बैठता है। सुजाता सबके लिए चाय लेकर आ रही है, जहाँ चारू उससे कहती है कि तुम चाय क्यों ला रही हो, महादेव को कह कि दोबारा चाय बना कर लाए, तेरी हाथ का चाय बुआ नहीं पिएगी। सुजाता कहती है दोबारा? दोबारा क्यों? वो अपनी अम्मी से पूछती है कि कौन हूँ मैं, मेरे हाथ का चाय वो क्यों नहीं पिएंगी। गुस्से में चारू कहती है कि क्योंकि तू अछूत है, नीच जाति की है। सुजाता कहती है मैं ही नीच जाति की क्यों हो गई, कैसे हो गई? चारू कहती है क्योंकि तेरे माँ बाप नीच थे, वो मर गए और हम पर तेरा बोझ। सुजाता कहती है बोझ? सिर्फ बोझ हूँ मैं? वो सोचती है इससे तो अच्छा है मेरा मर जाना। ये सोचकर वो मरने जाती है। भारी बरसात हो रही है। एक पुतले के नीचे वो खड़ी है जो गांधी जी का पुतला है, जहाँ लिखा है मरे कैसे, आत्महत्या करके? कभी नहीं, आवश्यकता है तो जिंदा रहने के लिए मरे। वो पढ़कर सुजाता घर लौट आती है। उधर बेचैन अधीर भी सुजाता से मिलने आता है। सुजाता के जीवन में अधीर ओस की वो बूंद है। पूरी रात गुजारने के बाद जैसे एक बूंद का जन्म एक ओस का जन्म होता है, वैसे ही सुजाता के जीवन में अधीर का प्यार है। अधीर अपने प्यार का इजहार उससे करता है। सुजाता डरती है, पर उसका रोम रोम इस बात से खिल उठता है। जहाँ लोग उसकी परछाई से दूर रहते हैं, जहाँ लोग उसके हाथ का चाय तक नहीं पीना चाहते, वहाँ किसी के दिल में उसके लिए जगह है। इस बात का उसे गुमान है। वो इस गुमान में जीना चाहती है। बादलों से अपने प्यार का इजहार करती है। इस खुशी को वो जी भी न सकी थी कि अपनी अम्मी को ये कहते सुनती है कि वो रमा की शादी अधीर से करना चाहती है। अधीर जब सुजाता से मिलने आता है तो सुजाता कहती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती। वो कहती है कि वो नीच जाति की है। अधीर हंसता है, कहता है तुम्हें लगता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने तुम्ही को चाहा है, तुम्ही ने मेरे सपने सजाए हैं और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। पर सुजाता इनकार कर जाती है। अधीर कहता है वो सुजाता से ही शादी करेगा। नानी कहती है उस अछूत कन्या से, उस अछूत लड़की से मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा, मेरे घर से निकल जा। पर अधीर जिद पर अड़ा है। वो कहता है जिस भगवान को तुम मानती हो उसने ही हम सबको बनाया है। किसने कहा कि नीच जाति के लोग इंसान नहीं होते? रामकृष्ण की पूजा करती हो, पर इतना भी नहीं जानती। काफ़ी बहस के बाद वो जिद में घर छोड़कर जाने लगता है, जहाँ नानी टूट जाती है। कहती है तेरी माँ के मरने के बाद तू ही मेरा सहारा है, तुझे ही पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, तुम चले गए तो मैं सांस न ले सकूंगी, तू जीता मैं हारी, कहकर वो शादी की परमिशन दे देती है। वो चारू के पास जाती है और कहती है अधीर सुजाता से शादी करना चाहता है, जिस पर चारू चिल्लाने लगती है। कहती है आपने उसे रोका तक नहीं? बुआ कहती है अधीर के दलील के आगे मैं कुछ न कर सकी। वो पढ़ा लिखा आज का लड़का है, ज़रूर ठीक ही कह रहा होगा, पर मैं ठहरी पुराने ख्यालात की। मैं ये देख न सकूंगी, पर तुम ये ब्याह कर देना, मैं काशी जा रही हूँ। चारू गुस्से में आग बबला हो जाती है। उसे अपनी बेटी का घर टूटता बिखरता नजर आता है। कहती है सुजाता जिसे मैंने पाला वो मेरी बेटी नहीं नागिन है। वो सुजाता से कहती है मेरे घर से निकल जा। गुस्से में उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उसे चोट आती है। डॉक्टर कहते हैं उसे खून की ज़रूरत है। घर में किसी भी सदस्य का खून चारू से नहीं मिलता। डरी सहमी सुजाता कहती है मेरा खून ले लीजिए। उसका खून चारू से मैच करता है और सुजाता उसे अपना खून देती है। अब अगली सुबह उपेन अधीर से कहता है मैं रात भर यही सोचता रहा कि सुजाता का खून चारू से कैसे मिल सकता है। अधीर कहता है क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि छोटी जाति के लोगों का खून अलग होता है? छोटी बड़ी जाति तो इंसान ने बना दिया और इसे नाम जात का दे दिया, जुल्म को छुपाने का एक नाम। अधीर जाने लगता है। जाने से पहले सुजाता से कहता है कि वो उसकी ज़िंदगी से जा रहा है। ये कहकर वो उसकी लिखी चिट्ठी वहीं रखकर चला जाता है, जिसमें लिखा है कि वो ये शादी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मी चाहती है कि उसकी शादी रमा से हो। अब ये चिट्ठी उपेन को मिल जाती है। फिल्म का अंत जहाँ चारू को पता चलता है कि उसकी जान सुजाता ने बचाई है अपना खून देकर। अब
चारू को समझ आता है कि ऊपर वाले ने तो कोई जाति नहीं बनाया, सिर्फ इंसान बनाया था। उपेन उसे बताते हैं कि सुजाता ये शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि अधीर और रमा की शादी हो जाए। चारू को अपनी गलती का एहसास होता है। दरवाजे पर खड़ी सुजाता अंदर नहीं आना चाहती, पर चारू उसे पुकारती है, अपने पास बैठने को कहती है। वो कहती है, तुमने सुना, अधीर तुमसे ब्याह करना चाहता है। सुजाता कहती है वो ये शादी नहीं करेगी। चारू कहती है, क्यों नहीं करेगी, तू भी तो मेरी बेटी। उसकी लाइन पूरी भी नहीं हुई होती है कि तभी सुजाता उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती है, ये मत कहो कि मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। तभी उपेन कहता है, कौन कहता है कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम मेरी बेटी हो। चारू भी कहती है, हाँ तू मेरी बेटी है। सुजाता चारू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, कहती है, फिर से कहो। बचपन से उसके गले में आंसू बनकर दबी ये दर्द, उसकी तकलीफ आज बह जाती है। हर वो लम्हा जो बेटी जैसी था आज आंसू में बह गया। अधीर और सुजाता का ब्याह हो रहा है, जहां उपेन कहते हैं, सारी उम्र तुम्हें घर से निकालने की नाकामयाब कोशिश करते रहे हम, आखिर आज तू विदा हो रही है। और यही फिल्म का अंत था। अगेन बिमल रॉय की फिल्म हमेशा एक मैसेज देती है। वो दौर था जब जात पात ऊंच नीच एक बड़ा मुद्दा था। इस टॉपिक को छूती हुई ये कहानी कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया, सबको एक जैसा बनाया, धर्म जाति के नाम पर हमने लोगों को बांट दिया और इस जुर्म को, इस नाइंसाफी को एक नाम, धर्म का नाम दे दिया। लीड रोल में नूतन, सुनील दत्त, तरुण बोस, सुलोचना, ललिता पवार और शशिकला थे और सबने अपना काम बाखूबी निभाया। फिल्म में छोटी छोटी जगह पर कैसे एक बेटी अपने पिता का ख्याल रखती है दिखाया गया है। कैसे सुजाता बार बार पिता को याद दिलाती है कि वो धूप में जा रहे हैं, अपना छाता भूल गए हैं, और साथ ही अपनी तकलीफ को पिता से छुपाती बेटी। तरुण बोस सुजाता को बेटी की तरह पालते हैं और सुजाता ने भी बेटी की तरह उनका ख्याल रखा है, पर अपने प्यार को कहीं न कहीं वो धर्म से ऊपर नहीं कर पाते हैं। और फिल्म में हर जगह वो इस अंतर को, इस नाइंसाफी को देखते समझते हुए भी चुप रह जाते हैं। शायद हम में से ज़्यादातर लोग सही क्या है गलत क्या है समझते हैं, पर समाज के बनाए रीति रिवाज हम पर इतना हावी होता है कि हम कभी कभी सही और गलत को नज़रअंदाज कर जाते हैं। नूतन की मासूमियत और सुनील दत्त की अदायगी फिल्म में 4 चांद लगाती है। फिल्म का म्यूजिक दिया था एस.डी. बर्मन ने और 1960 की अवॉर्डेड फिल्म थी। बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बिमल रॉय को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नूतन को मिला था और बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड सुबोध घोष को दिया गया था। ये फिल्म कैन फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुई थी। फिल्म के गाने दिल छू लेने वाले हैं, स्पेशली मेरा फेवरेट गाना काली घटा छाए मोरा जिया ललचाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए। मैंने तो बता दिया इस फिल्म में मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है। लिंक मैं नीचे जरूर दूंगी। बेहद ही खूबसूरत फिल्म को जरूर देखें और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि फिल्म का कौन सा वो सीन है जो आपके दिल को छू गई। अपना कमेंट, अपना मैसेज, एवरीथिंग मुझे लिख कर बताएं। मेरी फिल्म में बहुत सारी फिल्मों का लिस्ट है, मैं उन सारे लिस्ट याद करके रखी हूँ। उन फिल्मों का रिव्यू भी जल्द ही करूंगी। आपका कमेंट और मैसेज मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी और फिल्म की कहानी को रिव्यू करती हुई। तब तक के लिए सुनते रहिए रील रिकाउंट।